अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर नजमुल हसन। आज जो हम एमडी कैट फ़िज़िक्स का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ मोमेंटम। आज के इस लेक्चर में हम लोग मोमेंटम को डिफ़ाइन करेंगे, मोमेंटम के फॉर्मूला की बात करेंगे, मोमेंटम क्वांटिटी की नेचर डिस्कस करेंगे, इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे, इसके यूनिट्स की बात करेंगे और इसके साथ साथ हम इसके कुछ क्वेश्चंस जो एमडी कैट के रिलेटेड हैं हम वो देखेंगे। हम सबसे पहले मोमेंटम को डिफ़ाइन करते हैं। मोमेंटम को डिफ़ाइन करने के लिए हम सिंपली ये कहते हैं कि क्वांटिटी ऑफ मोशन। बेटा जी, किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जो क्वांटिटी ऑफ मोशन होती है ना, इसको आप लोग मोमेंटम का नाम देते हैं। अब जो सबसे पहली बात ये है कि वो जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है ये है किसकी वजह से, हम ये भी साथ लिख देते हैं। क्वांटिटी ऑफ मोशन ड्यू टू मैस एंड वेलोसिटी। तो बेटा जी, मैस और वेलोसिटी की वजह से जो किसी भी ऑब्जेक्ट के पास क्वांटिटी ऑफ मोशन होती है इसको हम लोग मोमेंटम का नाम देते हैं। अब नेक्स्ट हम इसकी एक और डेफिनेशन की बात करते हैं। वो डेफिनेशन कुछ यूँ है, आप मुझे ये बताइएगा कि एक कार है और एक साइकिल है, ये दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करते हुए आ रहे हैं। अब कार का मैस एज़ कम्पेयर टू साइकिल ऑब्वियसली ज़्यादा है, जबकि साइकिल का मैस एज़ कम्पेयर टू कार वो कम है। तो अगर आपसे कहा जाए कि आपने इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को रोकना है, तो आप लाज़मी सी बात है ये कहेंगे कि सर साइकिल को रोकना तो आसान है, जबकि कार को रोकना बहुत मुश्किल है। कार का चूँकि मैस ज़्यादा है, सो फिर उसका मैस ज़्यादा तो मोमेंटम भी तो ज़्यादा होगा ना। तो जिस ऑब्जेक्ट को रोकना मुश्किल है उसका मोमेंटम ज़्यादा, जिस ऑब्जेक्ट को रोकना आसान है उसका मोमेंटम जो है वो कम होगा। हम सिंपली ये बात करते हैं, हाउ हार्ड टू स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकना कितना मुश्किल है, ये किस चीज़ के बारे में हमें बताता है, ये उस मूविंग ऑब्जेक्ट के मोमेंटम के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है बेटा। नेक्स्ट हम जो है बेटा इसके फॉर्मूला की बात करेंगे। आप ये बात जानते हैं कि मोमेंटम जो है ये बेसिकली प्रोडक्ट है किस किस का भला, मैस और वेलोसिटी का। मोमेंटम बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, इसको हम वेक्टर के तौर पर ही ट्रीट करेंगे। दैट इज इक्वल्स टू मैस टाइम्स वेलोसिटी। आप जानते हैं कि मैस एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब मैस का तो जो यूनिट है वो किलोग्राम है और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड है। सो इसका जो यूनिट बनेगा वो मीटर पर किलोग्राम मीटर पर सेकंड बनेगा। और इसी तरह से मैस की कोई डायरेक्शन नहीं होती, डायरेक्शन बेटा सिर्फ किसकी है, वेलोसिटी की। तो जो डायरेक्शन वेलोसिटी की है वही डायरेक्शन किसकी हो जाएगी बेटा, वही डायरेक्शन मोमेंटम की हो जाएगी। तो हम सिंपली ये बात करते हैं कि हमारे पास ये जो मोमेंटम है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जो डायरेक्शन है ये वही डायरेक्शन होगी जो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, अलोंग वेलोसिटी। और अगर हम बात करें बेटा इसके यूनिट की, तो इसका जो यूनिट है, इसका बेस यूनिट है बेटा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसका बेस यूनिट किसके इक्वल है बेटा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और ये किसके इक्वल है, दैट इज फर्दर इक्वल्स टू न्यूटन सेकंड। ये हमारे पास जो है वो मोमेंटम की डेफिनेशन, फॉर्मूला, इसकी क्वांटिटी और इसके यूनिट्स की हमने यहाँ पे बात की। बेटा जी, दूसरी बात ये है कि आप जो बात वेलोसिटी के बारे में करें ना, आप वही बात मोमेंटम के बारे में कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप ये कहते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डबल तो मोमेंटम भी डबल, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हाफ तो मोमेंटम भी हाफ, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट तो उसका मोमेंटम भी कांस्टेंट, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हुई तो फिर उसका मोमेंटम भी चेंज हुआ। ये बात आप लोगों ने बेटा याद रखनी है। अब हम ऐसा करते हैं कि हम लोग यहाँ पर इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और क्वेश्चंस डिस्कस करने के बाद हम लोग जो है वो फर्दर आगे मूव करेंगे। बेटा जी, सपोज कीजिएगा कि हमें ये कहा जाता है कि एक ऑब्जेक्ट है
जिसका मैस हमारे पास बेटा 2 किलोग्राम है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैस कितना है 2 किलोग्राम, और इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपने ये बताना है कि इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम किसके इक्वल होगा। अब आप लोग जानते हैं कि इसका मोमेंटम फाइंड करना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। उसकी वजह क्या है कि मोमेंटम फाइंड करने के लिए सिंपली आपने मैस को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा मैस टाइम्स वेलोसिटी, मैस हमारे पास 2 किलोग्राम है जबकि उसकी वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। तो बेटा ये हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा 20 न्यूटन सेकेंड, इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। हम बेटा नेक्स्ट जो है वो एक और एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। वो एमसीक्यू थोड़ा सा इससे कॉम्प्लिकेटेड होगा लेकिन इंतहाई आसान, इससे कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बजाते खुद वो एमसीक्यू इतना मुश्किल है नहीं। तो बेटा जी यहाँ पे हम लिखते हैं कि ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट इज इक्वल्स टू 5 मीटर। एक ऑब्जेक्ट है उसको 5 मीटर हाइट से ड्रॉप किया है। तो कहते हैं अगर उसका मैस हमारे पास 10 किलोग्राम हो, अगर उस ऑब्जेक्ट का मैस कितना हो बेटा 10 किलोग्राम, तो उसका मोमेंटम हमारे पास किसके इक्वल होगा। हम लोगों ने यहाँ पर ये बात बतानी है। हमें यहाँ पे क्या बताया गया है, एक ऑब्जेक्ट है उसको किसी हाइट से हमने ड्रॉप किया है और वो हाइट है 5 मीटर। तो आपने ये बताना है कि जब वो ग्राउंड को हिट करेगा तो फिर उसका मोमेंटम क्या होगा। हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, कि जब उसने ग्राउंड को हिट करना है उससे कुछ पहले या ग्राउंड को हिट करते हुए उसका मोमेंटम कितना होगा। बेटा जी ये क्वेश्चन जो है आप इसको सॉल्व करेंगे। अब देखें मोमेंटम का हमारे पास जो रिलेशन है वो क्या है, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मैस टाइम्स वेलोसिटी। अब वेलोसिटी गिवन नहीं है लेकिन अगर आपको याद हो तो जब हम लोगों ने फ्री फॉल मोशन डिस्कस की तो फ्री फॉल मोशन में हम लोगों ने वेलोसिटी के लिए रिलेशन डिस्कस किया था स्क्वायर रूट 2gh। बेटा जी अब इसमें हमारे पास मैस कितना है 10 किलोग्राम है, 2 इंटू जी की वैल्यू हम 10 यूज़ करते हैं और हाइट कितनी है 5 मीटर है। तो 2 5 आर 10, 10 10 आर 100। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 इंटू स्क्वायर रूट 100। आप जानते हैं कि 100 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल है 10 के इक्वल। तो 10 इंटू 10 100। तो यहाँ पर मेरा बेटा जो मोमेंटम है वो कितना आ जाएगा 100 न्यूटन सेकंड। ये बेटा इसका हमारे पास मोमेंटम आ जाएगा, ये इसका फाइनल आंसर है। बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैस 20 किलोग्राम is dropped from certain height and it takes 5 seconds to reach ground. Momentum just before hitting the ground will be equals to। बेटा जी सबसे पहली बात तो ये कि हमें बेसिक फार्मूला का पता होना चाहिए। बेसिक फार्मूला हमारे पास क्या है, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मैस टाइम्स वेलोसिटी, ऐसा ही है। अब वेलोसिटी गिवन नहीं है। अगर आप फ्री फॉल मोशन याद करें तो फ्री फॉल मोशन में हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में कहा था कि हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है ना वो जी मल्टीप्लाइड बाय टी की इक्वल होती है। तो मोमेंटम का एक ये भी फॉर्मूला है। अब देखें मोमेंटम हमारे पास जो है वो फाइंड करने के लिए मैस चाहिए। मैस कितना है 20 किलोग्राम, जी की वैल्यू कितनी बेटा 10, और टाइम कितना लेती है ग्राउंड को हिट करने में 2 सेकंड्स। तो बेटा जी ये हमारे पास 20 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 200, 200 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये हमारे पास आंसर जो है वो 100 न्यूटन सेकंड आ जाएगा। बेटा जी ये देखिएगा कि हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो 3 किस्म के क्वेश्चंस किए मोमेंटम के रिलेटेड और इन तीनों में डिफरेंट हम लोग जो है फॉर्मूलाज यूज़ कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आप एक फॉर्मूला को जो है वो किस तरह से दूसरे फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस चीज़ का आपको पता होगा तो एमडी कैट फिजिक्स आपको ज़रा भी तंग नहीं करेगी। नेक्स्ट बेटा हम डिस्कस करते हैं फोर्स एंड मोमेंटम के। फोर्स और मोमेंटम को हम किस तरह से रिलेट कर सकते हैं और इनका आपस में रिलेशन क्या है।
बेटा जी आप न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में जानते हैं कि न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास इक्वल है F इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। बेटा जी आप एक्सेलरेशन की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वी एफ माइनस वी आई ओवर डेल्टा टी। आप ऐसा कीजिएगा कि मैथ को इनसाइड द ब्रैकेट आप मल्टीप्लाई कर दें। जब मैथ को इनसाइड द ब्रैकेट आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर डेल्टा टी। मैंने आप लोगों से ये बात कुछ देर पहले की कि जो बात आप मोमेंट वेलोसिटी के बारे में करते हैं वही बात आप मोमेंटम के बारे में भी कर सकते हैं। अगर ये फाइनल वेलोसिटी को हम मैथ के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये मोमेंटम भी कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा बेटा फाइनल मोमेंटम। इससे जो नेक्स्ट टर्म है उसमें हम इनिशियल वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैथ के साथ, तो वो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा। तो हमारे पास बेटा जो फिर फोर्स आएगी ना, फोर्स इज इक्वल्स टू पी एफ यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस पी आई इनिशियल मोमेंटम और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला बनेगा बेटा जी, पी एफ माइनस पी आई फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। सो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा जी, जब भी किसी फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं तो आप जानते हैं वो हमारे पास चेंज के इक्वल होता है। अगर हम इसको यहाँ पे लिखें, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। बेटा डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी तो हमारे पास किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो बेसिकली न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम हम ये लिख सकते हैं कि व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी it produces an acceleration in the body in the direction of force. The magnitude of that force is equals to rate of change of momentum. ये नेट फोर्स जो है वो किसकी इक्वल होगी बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होगी। ये बेटा हमारे पास जो है एक फॉर्मूला है। हम यहाँ पर एक जो है वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और इस क्वेश्चन से हम जो है इसको समझने की कोशिश करेंगे। बेटा यहाँ पे कहा गया है कि एवरेज force to stop average force to stop hammer of 25 न्यूटन सेकंड्स इन 0.05 सेकंड्स। इसका आंसर बेटा बताइएगा कि कितनी फोर्स हमें रिक्वायर्ड है 25 न्यूटन सेकंड के हैमर को रोकने के लिए इन 0.05 सेकंड्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वाला फॉर्मूला ही यूज करेंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा F इज इक्वल्स टू मोमेंटम में चेंज पहले 25 है, फाइनली इसको स्टॉप करना है तो 0 हो जाएगा। सो 0 माइनस 25 ही रहेगा, नेगेटिव में आएगा, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ क्योंकि उन्होंने हमें बताया ही यही है, पूछा यही है कि हमने जो है उस फोर्स से ऑब्जेक्ट को रोकना है। यह है 0.05 को क्या लिख सकते हैं 5/100। ये बेटा कैंसल आउट तो ये आ जाएगा 500 डबल फ्रैक्शन में है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 500 न्यूटन। इस तरह से आप जो है वो फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अब आप मुझे ये बताइएगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है किसके इक्वल। आप सब लोग कहेंगे कि सर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू फोर्स। अब जब एक ऑब्जेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फॉल करता है तो क्या उस पर जो फोर्स लगती है वो उसके वेट के इक्वल नहीं लगती। सो कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो फ्रीली फॉल कर रहा हो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, उस पर जो लगने वाली फोर्स है बेटा वो उसके वेट के इक्वल हुआ करती है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू वेट व्हेन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। बेटा जी हम नेक्स्ट एक एमसीक्यू और डिस्कस करते हैं और इसके बाद हम जो है वो इम्पल्स को डिस्कस करने के बाद अपना जो टॉपिक है और वाइंड अप करेंगे उसको। अच्छा बेटा देखिएगा, इसमें कहा गया है फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स
ऑन mass of 5 किलोग्राम फॉर 2 सेकेंड्स। बेटा जी एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैस 5 किलोग्राम है, उस पर एक फोर्स एक्ट करती है जिसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है और वो 2 सेकेंड्स के लिए उस पर एक्ट करती है। तो आपने ये बताना है कि इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होगा। इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अच्छा बेटा यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, जबकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत है ही नहीं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत क्यों नहीं है, इसकी क्या वजह है? इसकी बेटा सिंपल वजह यह है कि अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको फाइंड क्या करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू फोर्स। क्या फोर्स यहाँ पे ऑलरेडी गिवन नहीं है? तो फोर्स ऑलरेडी गिवन है, तो आपको ये सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम जब एमडी कैट में बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम अपने ही जो है वो जहन की अलग अलग सोचों की वजह से कुछ ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं कि इतना आसान क्वेश्चन एमडी कैट में कैसे पॉसिबल है। तो उस आसान तरीन क्वेश्चन को हम अपने लिए मुश्किल बनाते हैं और वो आंसर जो है वो गलत करके आ जाते हैं। तो हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही बेटा नहीं होती। इसके बाद बेटा हम डिस्कस करते हैं इम्पल्स को, और इम्पल्स को डिस्कस करने के बाद हम अपना लेक्चर जो है वाइंड अप कर देंगे। बेटा इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स के बारे में कहा जाता है कि व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम देन द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। इम्पल्स को बेटा कुछ बुक्स में जे से डिनोट किया जाता है और कुछ बुक्स में आई से डिनोट किया जाता है। हम इसको बेटा आई से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। बेटा आप ये देखिएगा कि जब इसको फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम लिख रहा हूं, अब ये जो टाइम है इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो इधर क्या रह जाएगा, चेंज इन मोमेंटम। इधर क्या रह जाएगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। और फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम किसके इक्वल आएगा, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल। तो इम्पल्स बेसिकली हमारे पास किसके इक्वल है, इम्पल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स बच्चों किसके इक्वल है, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल है। अब देखिएगा कि इम्पल्स का हम इस फॉर्मूले का यूज़ कहाँ पे करते हैं। बेटा आप लोगों ने देखा होगा कि जो हम हेलमेट पहनते हैं वाइल राइडिंग मोटर बाइक, तो उसके अंदर जो है वो फोम लगा होता है। उसकी क्या वजह होती है, उसकी वजह ये होती है कि जब अल्लाह ना करे कहीं पे एक्सीडेंट हो तो आप जो है वो रोड पे गिरें, तो आपने अगर हेलमेट नहीं पहना हुआ तो डायरेक्ट आपका सर जो है वो हिट करेगा रोड को। लेकिन अगर आपने हेलमेट पहना हुआ है तो हेलमेट पहनने हुए होगा क्या, पहले हेलमेट लगेगा, उसके अंदर फोम कंप्रेस होगा, हेलमेट जो है वो पहले ब्रेक होगा, देन आपका सर लगेगा। इस सारे प्रोसेस में जो टाइम है वो इंक्रीज हो जाएगा। जब टाइम इंक्रीज होगा तो जो आपके हेड पर इफेक्ट होना है, जो फोर्स लगनी है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी तरह से आपने देखा होगा क्रिकेट के अंदर जब एक फील्डर बॉल को कैच करता है तो वाइल कैचिंग अ बॉल वो अपना हाथ जो है वो आगे से पीछे की तरफ ले जाना शुरू कर देता है। इससे क्या होता है, इससे कॉन्टैक्ट टाइम इंक्रीज होता है। कॉन्टैक्ट टाइम इंक्रीज होने से जो फोर्स है बेटा वो क्या हो जाती है, वो रिड्यूस हो जाती है। अब एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, डज मूविंग बॉडी हैज इम्पल्स, डज मूविंग बॉडी हैज इम्पल्स, कि क्या किसी मूविंग बॉडी के पास इम्पल्स होता है? इसका आंसर मुझे आप लोग बताइएगा। चलें इसको डिस्कस किए ही देते हैं। बेटा जी एक मूविंग बॉडी जो है वो दो तरह से मूव कर सकती है। पहला कैसे, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, दूसरा कैसे, वेरिएबल वेलोसिटी के साथ। अगर तो बेटा उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो फिर क्या होगा, वेलोसिटी यूनिफॉर्म, वेलोसिटी यूनिफॉर्म, तो फिर बेटा मोमेंटम भी क्या होगा, यूनिफॉर्म। मोमेंटम यूनिफॉर्म तो मोमेंटम में चेंज किसके इक्वल, जीरो के इक्वल। अगर मोमेंटम में चेंज जीरो है तो फिर इम्पल्स भी किसके इक्वल, जीरो के इक्वल। क्योंकि इम्पल्स किसी भी ऑब्जेक्ट के पास तब होना है जब उसके पास मोमेंटम में चेंज होगा। अगर मोमेंटम में चेंज नहीं तो फिर बेटा इम्पल्स भी नहीं होगा।
नेक्स्ट बेटा, अब देखिए एक ये भी केस है कि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है बेटा वो कैसी है, वो वेरिएबल वेलोसिटी है। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वेरिएबल है तो फिर उसका मोमेंटम भी कैसा होगा, वेरिएबल होगा। अगर उसका मोमेंटम वेरिएबल है तो जाहिर सी बात है कि उसके मोमेंटम में चेंज आएगा। सो जब भी किसी बॉडी के मोमेंटम में चेंज आए, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि उस ऑब्जेक्ट के पास जो है वो इम्पल्स मौजूद है। बेटा ये मोमेंटम और फोर्स एंड मोमेंटम और इम्पल्स के बारे में कुछ बेसिक्स थी। इस लेक्चर के हवाले से आपका कोई भी बेटा क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन पेश आ रही हो, इसमें कोई चीज़ ना समझ आ रही हो, तो आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में लाजमी पूछिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, अल्लाह हाफिज़।